बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। जैसे कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी होती है तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। उसके मैंने दो इम्पैक्ट बताए थे जो कि मेजर थे। सबसे पहली चीज, जो बाहर से चीजें पाकिस्तान के अंदर आती हैं वो महंगी हो जाती है, मतलब आपकी डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक स्पेस बन जाता है। इन्वेस्टर वो बाहर वाली चीजें अपना पैसा लगाकर पाकिस्तान के अंदर सस्ते में बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से नेचुरल प्रोटेक्शन हो जाती है आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। और जो दूसरी चीज मैंने बताई थी डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी से, ये होता है कि आपकी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो जाती हैं, आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाती है और आप ज्यादा डॉलर कमाना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं कि इसके एक थर्ड फेज के ऊपर, जो मैंने कल थोड़ा टच किया था कि इस रुपी की डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान में महंगाई क्यों बढ़ जाती है। आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, जो बाहर से मंगवाते हैं, जिसकी वजह से महंगाई होती है। सबसे पहले चीज, आप अपना इंपोर्ट बिल देख लीजिए। इंपोर्ट बिल जो पाकिस्तान का है वो तकरीबन 75 बिलियन डॉलर यानी 75 बिलियन डॉलर या 70 बिलियन डॉलर के करीब होता है। अब ये बिल अगर छोड़ दिया जाए अपने आप पे तो 100 बिलियन डॉलर भी क्रॉस कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखती है ताकि ये इंपोर्ट बिल ज्यादा बढ़ ना पाए। अब इंपोर्ट बिल में आपके अंदर क्या क्या आता है और इस इंपोर्ट बिल से क्या क्या फायदा होता है। जो भी आपके टैरिफ्स होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, जो आप बजट में यूज करते हैं, वो सारे के सारे तकरीबन आप अपने इंपोर्ट बिल पर लगाते हैं। जितनी भी चीजें आप यहाँ पर पाकिस्तान में बाहर से मंगवाते हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा के उनसे अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट करते हो और उसी टैक्स से आप अपने मुल्क का बजट बनाते हो, फेडरल बजट जो बनता है। सो जितना भी इंपोर्ट बिल ज्यादा होगा उतने ज्यादा टैक्सेस आपको कलेक्ट होते होंगे। अब इसाकदार यही करता था कि बाहर से बहुत सारी चीजें मंगवा देता था, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट बिल बड़ा होता था और उसके बाद उन पे टैक्स लगा के ये दिखाता था कि हमारे यहाँ ग्रोथ कितनी हो रही है और कितनी सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर आ रही है और फिर हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आपको इंपोर्ट बिल को मैच करना पड़ता है, क्योंकि हम एक बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं जिसे कहते हैं ट्रेड बैलेंस। वो ये होता है कि जितनी चीजें आप बाहर से पाकिस्तान के अंदर ला रहे हो उतनी ही चीजें पाकिस्तान से बाहर भी जानी चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट भी बराबर होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की प्रोडक्शन इतनी कम है, या यूं कह ले कि हम इतनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस ही नहीं करते कि हम अपना ट्रेड बैलेंस बराबर रख सके। पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो है तकरीबन 75 बिलियन डॉलर और हमारी एक्सपोर्ट्स, ये भी पीटीआई की गवर्नमेंट में ही हुई है, वो तकरीबन इस साल जाके पहुंचेंगी हमारी तकरीबन 32 से 34 बिलियन डॉलर के करीब या 35 बिलियन डॉलर के करीब। वरना पिछले तमाम सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 24 बिलियन डॉलर 25 बिलियन डॉलर इससे ज्यादा ऊपर कभी भी नहीं गई है। किसी भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उठा ले, 24 से 25 बिलियन डॉलर तो हमने क्रॉस ही नहीं किया। सो ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा 35 बिलियन डॉलर तक पहुंचती है और उसके बाद हम इसमें 30 बिलियन डॉलर के हमारे फॉरेन रिमिटेंसेस होते हैं। ये सब कुछ मिलाने के बाद जाकर हमारा बचता है तकरीबन 65 बिलियन डॉलर। फिर भी 5 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हमें इस साल आएगा। ये 5 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट आ रहा है ना, ये खुद को एडजस्ट करता है रुपी की डिवैल्यूएशन में। मतलब रुपी की वैल्यू 5 बिलियन डॉलर के निस्बत से कम होती जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में। वो इंटर बैंक जो होती है, जो इंटरनेशनल बैंक्स होती है, वो खुद ही कैलकुलेट करके इसके पैसे को उसके हिसाब से सेट कर देती हैं। सो ये एक टेक्निकल सी चीज है जो तमाम तर लोगों को समझ में नहीं आती है। अब आते हैं कि डिवैल्यूएशन से तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि पाकिस्तान की चीजें महंगी से सस्ती हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में और उनके लिए तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़नी चाहिए। फिर मसला कहाँ पर आता है? सबसे बड़ा मसला आता है कि हमारे इंपोर्ट बिल में सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वाली चीज है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तकरीबन हम 25 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट करते हैं। जो दुनिया से हम अपना पेट्रोल वगैरह या गैस वगैरह खरीदते हैं वो हम 25 बिलियन डॉलर के करीब खरीदते हैं और वो सारा का सारा पेट्रोल और गैस ये सारी की सारी हम देते हैं बिजली बनाने में। मेजॉरिटी ऑफ 80% हम जितना भी पेट्रोल गैस खरीदते हैं वो सारा का सारा हम अपनी बिजली बनाने के लिए वक्त कर देते हैं और थोड़ा सा 20% हम जो भेज देते हैं वो डीएपी खाद वगैरह की जो मिले हैं उनको भेज देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस सारे की सारी चीज को कैसे हैंडल कर सकता है। सबसे पहली चीज जो सीपेक था, जो आपके नवाज शरीफ के दौर में हुआ था स्टार्ट, उसमें चाइना ने पाकिस्तान को तकरीबन 23 बिलियन डॉलर की लोन दी थी कि भाई लो आप अपने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करो। अगर उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के पास अकल होती, थोड़ा जहन लगाते मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, उस टाइम पे एहसन इकबाल के पास मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग थी और यही एहसन इकबाल है जो अब बड़ी बड़ी बिंगे मारता रहता है कि 7% से जीडीपी ग्रो हो रही थी, ये सारे ड्रामे करता रहता है। अगर वो उस टाइम पे प्लानिंग कर लेता कि 23 बिलियन डॉलर के हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लगाने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या क्या होते हैं? विंड टर्बाइन होते हैं, आपके सोलर पैनल्स होते हैं। अगर इससे लगा देता तो ये हमें
ऑयल प्रोडक्ट से यानी कोयल पावर प्लांट से या गैस पावर प्लांट से या पेट्रो बेस्ड पावर प्लांट से सस्ते भी पड़ जाते। इतने सस्ते पड़ते कि आज अगर हमें बिजली का यूनिट 24 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है तो उस टाइम पे ये लगने से हमारे को बिजली का यूनिट तकरीबन 8 रुपए पर यूनिट पड़ता और 8 रुपए में 2 रुपए गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी होता है। इस वक्त तो गवर्नमेंट 2000 अरब से ज्यादा नुकसान कर रही है पर ईयर इस सारे के सारे सर्कुलर डेट के चक्कर में। और हमारा एनर्जी मिक्स ऐसा बन जाता है जिसमें हमें 80% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते, 20% से भी कम, यूं समझ ले 10% हम पेट्रोल बेस्ड चीजों के ऊपर रिलाय करते। मतलब $25 बिलियन का जितना भी ऑयल वगैरह हम मंगवा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो हमें लेना ही नहीं पड़ता। इससे हमारे ट्रेड डेफिसिट जो भी है उसमें काफी ज्यादा कमी आ जाती और इनफैक्ट हम हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर इजाफी कमा रहे होते जो हम अपने मुल्क के ऊपर खर्च कर सकते थे। लेकिन ये सारी की सारी पुअर प्लानिंग मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने की थी और ये सारी की सारी एहसान इकबाल ने की थी। अब ये बड़ी भींगे मारता फिर रहा है और बताता है कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ, ये हूँ। इतनी नाकिस प्लानिंग पे इसको तो सजा देनी चाहिए थी। एक बार एहसान इकबाल से लोगों ने, बिजली वालों ने ये बात भी की थी कि आपने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। इसने बड़ा ही टेक्टफुली ये क्वेश्चन अवॉइड कर दिया और ये कहा था कि सोलर से जो बिजली बनती है ना वो सिर्फ दिन में बनती है, रात को नहीं बनती है। किसको नहीं पता कि दिन से बनती है, सबको पता होता है, लेकिन हमारी ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन भी दिन को ही होती है, रात को कहाँ होती है। और एक और पॉइंट है कि सिर्फ सोलर पे ही थोड़ी लगना था। विंड टर्बाइन तो दिन और रात दोनों में ही चलते रहते हैं और फिर जो दिन के टाइम पे जितनी भी बिजली बनती उतने टाइम पे हमारे हाइडल पावर प्लांट्स में पानी जमा होता रहता और वो सारा का सारा हम रात को यूज कर लेते। हम एक बैलेंस बना सकते थे क्योंकि हमें सबको पता है कि जून जुलाई में हमारी पीक रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो तकरीबन 20 से 22,000 मेगावाट होती है और फिर दिसंबर के टाइम में तो हम 10,000 मेगावाट से भी कम यूज करते हैं बिजली। सो ये सब कुछ किसको पटियां पढ़ाते रहते हैं। सोलर की बिजली इतनी वायबल बिजली और थी और इससे हमें ये भी होता कि जो यहाँ पर हमें गैस की रिक्वायरमेंट है, बार बार गैस ऊपर नीचे, ये भी खत्म हो जाती। सारे के सारे लोग अपने चूल्हे वगैरह, हीटर वगैरह सारे बिजली पर शिफ्ट कर लेते। 8 रुपए यूनिट या 10 रुपए यूनिट ज्यादा महंगा तो नहीं था किसी भी घर के लिए, फिर भी इतनी पुअर प्लानिंग के लिए। और फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता, इनफैक्ट करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता, 10 से 15 बिलियन डॉलर सरप्लस हो जाता। वो सारा का सारा पैसा हम अपने मुल्क के ऊपर ही लगा सकते थे या हम अपने डिफेंस पे लगा सकते थे। ये इंडिया ने जो S-400 खरीदा है, $5 बिलियन का खरीदा है, हमारे यहाँ तो $15 बिलियन का सरप्लस हो जाता हमें ये सारा का सारा। मतलब हम जितनी डील इंडिया ने स्ट्राइक किया, हम इससे दुगनी डीलें स्ट्राइक कर सकते थे अपने डिफेंस को अपलिफ्ट करने के लिए। फिर भी ये सारी की सारी पुअर प्लानिंग करने के बाद ये लोग आते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तब इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी आपकी तभी ग्रो करती है जब आप एक डेकेड की प्लानिंग करती है और आप बड़े फ्यूचरिस्टिक होकर देखते हो। अब पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ भी क्या मसला है, इन्होंने भी कोई पुअर प्लानिंग की हुई है। 30% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर चले जाएंगे, ये प्लानिंग है 2025 तक, और या 2030 तक हम पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर नहीं जाएंगे, 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर होंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता 2030 तक हमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम 2030 तक भी 40% पे जाएंगे। 10% से ग्रो करने से क्या होता है, पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सोलर पे जा रही है, सारी की सारी गाड़ियां, बसें अब सोलर पे जा रही है। अब नए हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होंगी 2030 के बाद, वो भी सारी की सारी बिजली पर चली जाएंगी। फिर ये क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिजली पे जाने के बाद पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी, लेकिन ये यहाँ पर अजीब ही तरह से लगे पड़े हैं। सो इस तरह की पुअर प्लानिंग जब कोई नेशन करता है ना, फिर अगली जनरेशन को भुगतना पड़ता है। सो जो लोग आजकल ये कंप्लेन कर रहे हैं ना कि महंगाई ये है वो है, तो हमने जो पिछले करतूते करके गए थे हमने उनका फल खाया है, और जो आज करतूते कर रही है हुकूमत, इनका फल आने वाली जनरेशन खाएगी, क्योंकि इनके पास भी कोई ज्यादा ठोस प्लान नहीं है। बल्कि इनको तो सबसे ज्यादा चीजें ये करनी चाहिए कि एक तो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते, दूसरा काम ये करते कि ये जो आपका बिजली का मसला है इसको सबसे पहले हल करते। आप अगर इसमें सारे के सारे सोलर प्लांट्स लगा देते। अब मैं एक जर्मनी की कंपनी थी उसको ही देख रहा था, वो कह रही थी कि हम सोलर प्लांट बड़े सस्ते में बना सकते हैं। अगर वो कंपनी चाहते, पाकिस्तानी उनके साथ डील करके उनको यहाँ पर बुला सकते थे, यहाँ पर सोलर की प्रोडक्शन करवा के उसको ही लगा देते तो और भी ज्यादा कॉस्ट रिड्यूस हो सकती थी। ये जो $23 बिलियन सीपेक में हमें मिले थे, हम तकरीबन 30,000 मेगावाट के करीब सोलर पावर प्लांट से बिजली बना लेते और तकरीबन 10,000 मेगावाट के करीब विंड से बिजली बना लेते। ये इतनी बिजली थी कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती थी, लेकिन फिर भी हमने ये पूरी की पूरी पुअर प्लानिंग की और पैसे का ज़ाया किया और अब हम भुगत रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।